नेक्स्ट इसमें हमने ना अब अपने सालों का डालना है। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ना इसके अंदर इसको क्लिक करना है, थ्री को क्लिक करेंगे, फिर हम इंसर्ट को दबाएंगे। तो यहाँ पर हमने कितनी दफ़ा 2012 से 21 तक का करना है ना, तो 10 मरतबा दबाना आपने, सॉरी 9 मरतबा, क्योंकि एक तो पहले का है ना, तो ये दूसरी दफ़ा हो गया। 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब हमने आगे क्या करना है, आगे इसको है ना क्लिक करके ये सारा है ना सिर्फ 199 आ जाएगा। तो इसी तरह सिमिलरली है ना इसको भी हमने ना से यही आएगा, यह सारा आ गया। इसके बाद की जो ये वाले हैं ना, इसको हमने पहले इन सारों को 2012 में चेंज करना है। 2012 ये यहाँ पर आप है ना एक में लिख लो 2013, फिर 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। अभी भी कम है, इसके अंदर हमने अभी कितने और डालने हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अभी हमने इसके अंदर 2 और डालने हैं, 1 और 2। तो हमने ये सारा जो डेटा होगा ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पर 2020 और फिर 2021, ये ईयर एंड डेट क्या। अब हमने जो रिपोर्ट्स डाउनलोड की होंगी ना, उसके अंदर लिखा होगा एज ऑफ 31 दिसंबर, एज ऑफ 30 जून, कुछ अब मैं बता दूँ 3-4 डेट्स ज़्यादातर आ सकती हैं, 31 दिसंबर, 30 जून, या फिर मार्च भी आ सकती है, कुछ की सितंबर भी होती है, कुछ की अक्टूबर भी होती है। तो ये देख लेना कि जो वो ईयर एंड डेट क्या हो रहा है। अगर 30 जून है तो ठीक है, फिर यहाँ पर सिमिलरली सारों का 30 जून ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिखो, इसको कॉपी करोगे तो वो सारे है ना गलत हो जाएंगे। तो ऐसे करके कर लो, कॉपी एंड देन नहीं यहाँ पर, फिर ये 30 जून, फिर कॉपी पेस्ट, तो सारों में कॉपी पेस्ट हो जाएगा 30 जून। अब ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये हर कंपनी की अलग-अलग होगी, तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ज़रूर गौर से देखना। उसके बाद सिमिलरली हमने फिर ये अब इस रोशन पैकेजेस का करना है, तो इससे नीचे वाली पर जाकर हमने फिर इंसर्ट कितनी दफ़ा दबाना है, 9 मरतबा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमने फिर इसे कॉपी कर लेना। इसको हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि नहीं ये फिर भी नहीं होगा, तो इसके अंदर भी 2013 एक इस वाली की लाइन को कर दोगे तो फिर बाद में यही लाइन को आगे कॉपी कर लेना। ये वाली को क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर ये वाली कॉपी करके लिखोगे तो ये भी सारी है ना ब्लू में आ जाएगी, इसलिए मैंने कहा था कि इसको है ना अलग अलग ही लिख लो। ये लिखने के बाद फिर इसका भी हमने ईयर एंड डेट करना है। इसके अंदर और आई थिंक सो चीज़ें भी हैं, अनहाइड SIC। अब डमी जो होगी ना हमारी, डमी भी 1 ही लिख देना, क्योंकि सर ने आगे कुछ हमें बताया ही नहीं है कि डमी का क्या करना है, तो डमी भी सारी 1, SIC और डमी सेम रहेगी। इसे हाइड ही कर दो, और इसे भी। फिर आगे से ईयर एंड डेट, जब सारा कुछ हो जाएगा तो हमारी ये ना जो डेटा होगा ना कुछ ऐसे दिखेगा। ये देखो, सीरियल कोड, ID, सिंबल, कंपनी नेम, SIC, ठीक है, इंडस्ट्रियल डमी। जब ये आप कर लोगे ना तो फिर है ना आपने ये तीनों चीज़ों को हाइड कर देना, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर SIC, पेपर डमी, इंडस्ट्रियल, ये इन सारों की भी ज़रूरत नहीं है, हाइड।
अब ये देखो इन 30 जून कुछ चीज़ों का है ना चेंज भी होता है। ये देखो यहाँ पर आ गया 31 दिसंबर, इसलिए ना ये ज़रूरी गौर से देखना। और फिर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी, कुछ है ना इंडस्ट्रीज़ वो कंपनीज़ है ना 2014 में हुई हैं, तो फिर हमें उनका 2012 का और फिर 2013 का डेटा नहीं मिलेगा। आई थिंक सो 14 का भी नहीं मिलेगा। अभी मैंने इनका सर्च नहीं किया, जब करूँगी तो फिर बता दूँगी। तो इसी तरह कुछ कंपनीज 2017 में भी बनी हैं, कुछ कंपनीज 2016 में भी बनी है, इसलिए ना देखना। लेकिन फिर बाद में ये भी होता है कि इनकॉर्पोरेशन बहुत पहले भी हो जाती है और अब तक वो है ना पब्लिक बहुत लेट जाती है, तो उसकी है ना पब्लिक जाने वाली डेट भी ज़रूर देख लेना। फिर उसने ही है ना सालों का डेटा निकालना है। सर से मैंने ये पूछ लिया था। बीच में मैंने टोटल एसेट, फिक्स एसेट, इन सारों का मैंने बता दिया था कि हमने क्या करना है। आगे फिर एक एक करके ना सारों का है ना निकाल कर ये हाइड करते जाओ आप लोग। अब रिज़र्व्स आ गया। मैं रिज़र्व्स का मैंने पहले नहीं बताया था। रिज़र्व्स में क्या करना है, रिज़र्व्स अब हमारे है ना कंपनी के, अगर हम बैलेंस शीट में जाएं तो हमारे पास है ना 2 तरीके का डेटा था जो मैंने सर से पूछा था। तो सर ने बताया था कि हमने रिज़र्व्स में क्या क्या शामिल करना है। तो ये देखो इसके अंदर है एक रेवेन्यू रिजर्व्स और एक कैपिटल रिजर्व्स। अगर कैपिटल रिजर्व्स नहीं लिखा हुआ तो वो सरप्लस लिखेगा, शेयर प्रीमियम लिखेगा। रेवेन्यू रिजर्व्स में वो जनरल रिजर्व भी लिख सकता है और रिटेन्ड अर्निंग्स भी लिख सकता है। तो हमने रिजर्व्स में क्या लिखना है, रिजर्व्स में रेवेन्यू रिजर्व्स जिसके अंदर हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स और जनरल रिजर्व्स आ जाएंगे। और कैपिटल रिजर्व में भी 2 चीज़ आती हैं, सरप्लस और शेयर प्रीमियम। तो हमने इसमें रिजर्व्स में रेवेन्यू रिजर्व्स और सरप्लस को ऐड करना है, क्योंकि मेरे में शेयर प्रीमियम नहीं था तो ये मैंने शेयर प्रीमियम को ऐड नहीं किया। तो रेवेन्यू रिजर्व्स और रेवेन्यू रिजर्व में 2 चीज़ें थी मेरी, मैंने नीचे करके दिखा भी दी थी। एक थी जनरल रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इसको हमने ऐड किया। अब मैंने ऐड भी कैसे किया ये मैं दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर 184,799.880 था, ज़ीरो वो खुद ही काट देता है, प्लस 147,347.121। मैंने पहले भी बता दिया था कि सर ने कहा था कि पाकिस्तानी कंपनीज़ का थाउजेंड्स में डेटा होता है, लेकिन इसने यहाँ पर थाउजेंड्स नहीं लिखा। जब थाउजेंड्स नहीं लिखेंगे तो हमने है ना पॉइंट 3 जो वैल्यूज़ है ना उन्हें है ना पॉइंट के बाद लिखना है। अगर हमारा मिलियंस लिखा होता तो हमने ये पूरी वैल्यू लिखने के बाद 3 ज़ीरो और डाल देने थे। अगर थाउजेंड्स लिखा हुआ है तो हमने एज इट इज़ वैल्यू डाल देनी है। तो ये देखना लाजमी होता है कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रुपीज़ लिखा है, तो हमने इतनी 799 तक लिखकर 0.880 डालना है। तो मैंने ये चीज़ 184,799.880 और इसको ऐड किया तो मेरा टोटल रिजर्व्स आया। किसी का कैपिटल रिजर्व्स होगा तो वो रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स को ऐड करे। किसी का अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, सरप्लस सारा अलग होगा, तो वो उन तीनों को ऐड करके यहाँ पर लिखे। यहाँ पर मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया, सरप्लस आ गया। बुक वैल्यू मैं बता दी थी कि उसी के अंदर लिखी हुई होती है, हाँ नोट्स में ही, अगर जो इशूड सब्सक्राइब पर लिखी हुई होती है। करंट लाइबिलिटीज़ आगे हमारी आ गई। आगे हमारी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ को भी हमें ना अपने सिंपली है ना यहाँ से देख सकते हैं। ये करंट लाइबिलिटीज़ लिखी हुई हैं और ये इनका टोटल लिखा हुआ है। तो हमें ना अगर 2013 का खोलोगे तो 2 कंपनीज़ का, 2012 का और 2013 का मिल जाएगा। तो करंट लाइबिलिटीज़ हमने यहाँ पर डाल दी, सारी करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। पेबल्स और शॉर्ट टर्म्स ये मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका मैंने कुछ नहीं अभी बता रही। इसके बाद हमारा आ गया अकाउंट पेबल, क्रेडिटर्स, बिल पेबल।
तो ये यहीं पर सिंपली लिखा हुआ क्रेडिटर्स एक्रूड अदर लाइबिलिटीज़। तो ये है ना, ये सिंपली यही वाली वैल्यू है ना पुट अप कर दो। बीच में अगला आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी लिखा हुआ होगा तो वो वाली वैल्यूज़ पुट कर दो। इसके बाद हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे सिक्योर्ड, और इसके अलावा हमारा आ जाएगा लीज फाइनेंसिंग। अगर हमारे पास, क्योंकि कभी हमें सर ने कहा था परसेंटेज हो, लेकिन कभी कभार यहाँ पर परसेंटेज नहीं भी लिखी हुई होती, तो अगर लॉन्ग टर्म लोन सिक्योर्ड लिखा हुआ है तो ये भी समझो कि ये हमारे है ना डेट्स हैं। तो इसके लॉन्ग टर्म लोन्स और लीज फाइनेंसिंग जो होगी ना वो हमारी है ना यहाँ पर आ जाएगी किसमें, लॉन्ग टर्म डेट्स में। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का अभी मैंने कुछ लोगों से पूछा तो कुछ लोग हर एक है ना चेंज कह रहे थे, इसलिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का और पेबल्स और शॉर्ट टर्म्स का अभी सारे छोड़ दें। अब टोटल लाइबिलिटीज़ कैसे आनी है, इसके अंदर हमने शेयर होल्डर्स इक्विटी, 1 मिनट। अब हमारी ये जो टोटल लाइबिलिटीज़ कैसे आनी है, हमारे जो मैंने यहाँ पर शुरुआत में हमने टोटल एसेट्स लिखे थे ना, हमने ये जो शुरुआत में टोटल एसेट्स लिखे थे और शेयर होल्डर्स की इक्विटी लिखी थी, तो हमने ना यहाँ पर सिंपली है ना जाकर लिखना फॉर्मूला इज इक्वल टू K2 माइनस U2, तो हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ सारी आ जाएंगी। ऐसी फार्मूला हर जगह पर जाकर है ना, यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज़ का K3 माइनस U3, इसी तरह ना मतलब कि सारे हाइड करके ये शेयर टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर्स इक्विटी का ना लिखकर यहाँ पर इक्वल लिखना, फिर इसको क्लिक कर देना। मैं करके दिखा देती हूँ। ये इसीलिए मैंने टोटल लाइबिलिटीज़ को क्लिक किया हुआ है, मैंने लिखा है इक्वल K3 माइनस U3, एंटर किया तो ये वैल्यू आ गई। तो हमारी है ना यहाँ पर ये भी आ जाएगी। तो हमारे मैंने क्या बता दिया कि करंट लाइबिलिटीज़ भी डाल सकते हैं, अकाउंट पेबल भी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी, लॉन्ग टर्म डेट्स भी हम आसानी से डाल सकते हैं। हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ भी हो गई। नेक्स्ट हमारा आगे क्रॉस सेल्स, फॉरेन सेल्स, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग, मार्केटिंग। अभी मेरे जो यहाँ पर है ना, ये देखो आप कि मेरे यहाँ पर मैंने नीचे गए, यहाँ पर है ना मैंने देखा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर जो टर्नओवर है ना, ये टर्नओवर हमारी क्रॉस सेल्स है। तो मैंने यहाँ पर अपनी ग्रॉस सेल सारी लिख दी। कुछ लोगों की यहाँ पर है ना बस है ना लिखी हुई होगी मतलब कि नेट सेल्स। मैं एक कंपनी का दिखा देती हूँ। ये जैसे कि मेरी जो 2021 की थी ना रिपोर्ट, इसके अंदर है ना इसमें सिर्फ नेट सेल्स लिखी हुई हैं, लेकिन फिर यहाँ पर उसने नोट लिखा हुआ है 22, तो हमने यहाँ पर नीचे गए नोट्स में 22, ये आ गया 22। इसमें उसने यहाँ पर ग्रॉस सेल्स लिखी हुई हैं, तो हमने ग्रॉस सेल्स लिख दी। अभी देखो 1224654 तो 1224654 मैंने ऐसे लिख दिया, और 651 ये 1224654 मैंने ऐसे लिख दिया, .635 ये ज़रूर गौर से देखना। उसके बाद नेट सेल्स भी हो जाएंगी। फॉरेन सेल्स हम है ना सर्च करके यहाँ पर अगर आपके ना यहीं पर लिखा हुआ होगा फॉरेन सेल्स, या फिर ऊपर इनकम स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा, मेरी कंपनी यहाँ पर इंटरनेशनली सेल्स नहीं करती, इसलिए इसका यहाँ पर कोई भी फॉरेन सेल्स नहीं है। जब फॉरेन सेल्स ना हो तो यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देना।
इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हम अपने सिंपली इनकम स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, तो हमने ये ना उठाकर यहाँ पर लिख देनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हमारी आ गई एडमिन एक्सपेंसेस। इसने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब लेकिन इसने यहाँ पर सेलिंग एंड मार्केटिंग पूछे हुए हैं, तो इसके अंदर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम ये अलग है। तो फिर अब हमें ना इसके नोट्स में जाकर सेलिंग और मार्केटिंग के एक्सपेंसेस निकालने होंगे। पहले हमें ना अलग से लिखना पड़ेगा कि सेलिंग के एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, मार्केटिंग के कौन से होते हैं, फिर इसके अंदर से हमें निकालने पड़ेंगे। तो अभी ये मैंने किया नहीं है, पर जब मैं करूँगी तो इसका भी बता दूँगी। उसके बाद आ गया हमारा हाइट जौन सा कॉलम होता जाए वो हाइड करते रहो। इस तरह हमें ये भी हो जाता है कि है ना कि चलो इतना काम तो हुआ ना। नेक्स्ट हमारी आ जाती है ये वाला काम, अभी मैंने बकाया करना। ये आ जाता है नंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी, नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स, चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी, नंबर ऑफ मीटिंग्स, नेम ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। अब सबसे पहले हमने ना यहाँ पर देखना है कि नंबर ऑफ कितने हैं। तो ये हमारी कंपनी के ना शुरुआत में है ना, एक तो शुरुआत में लिखे हुए होते हैं, लेकिन हमने शुरुआत में जाकर नहीं देखना। हमने यहाँ पर वो लिखा हुआ होगा ऑडिट कमेटी, इसके अंदर लिखा हुआ होगा कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, जिसमें से नॉन एग्जीक्यूटिव कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने, 3 हैं, नंबर ऑफ़ नॉन एग्जीक्यूटिव कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद उसने हमें ये भी बताया हुआ है कि है ना यहाँ पर जो हमारा चेयरमैन होगा ऑडिट, इसने यहाँ पर अभी नहीं बताया, लेकिन हमने जाकर देखना है कि हमारा जो चेयरमैन है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे एग्जीक्यूटिव कौन से हैं, कंपनी में जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं ना बोर्ड के, वो कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे अलहदा लिखा हुआ होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन सा है, इसके नाम पढ़ लो, हाशिम और आबिद। हमने देखा है हाशिम और आबिद तो है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव तो नहीं है। तो हमने चेयरमैन को देखना है, चेयरमैन हमारा एग्जीक्यूटिव है या नहीं। तो अगर आबिद एग्जीक्यूटिव है और बकाया 2 नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो यानी कि चेयरमैन भी नॉन एग्जीक्यूटिव होगा। अगर हमारा चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव होगा तो ये 0 आएगा, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो फिर भी ये 0 आएगा। सिर्फ ये हमारा 1 वब आएगा जब अगर हमारा चेयरमैन भी एग्जीक्यूटिव हो। अब मीटिंग्स कितनी होनी है, तो मीटिंग्स का भी है ना हमारा उसी के अंदर है ना बताया जाएगा। एक के तो है ना हमारा यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि ऑर्डर उसने मीटिंग की कितनी देर, क्वार्टरली। जब क्वार्टरली के बाद आ जाएगी ना तो हमें पता होना चाहिए 4 मरतबा की। तो इससे हमने लिख दिया कि हमारी मीटिंग्स कितनी हुई ऑडिट कमेटी की, 4 हुई। अब इसने नेम ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, तो हमने यहाँ पर है ना नीचे ही आएगा ऑडिटर, ये ऑडिटर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑडिटर कौन सा है, हैदर शम्सी को। तो हमने ना हर साल है ना चेंज देखना है। अब देखो यहाँ पर हमारे जो 2015 था, इसके अंदर चेंज हो गया था, कौन सा हो गया, हफीज़ उल्लाह कंपनी का। तो हमने वो कैसे देखना है, तो हफीज़ उल्लाह कंपनी का हम ऐसे चेक कर लेते हैं। मैं बता देती हूँ कि अगर इसलिए हर कंपनी का अलग-अलग देखना है। सबसे पहले तो हमने देखो ना इसमें लिखा हुआ है कि 3 मेंबर्स हैं, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी कि चेयरमैन 0 हो जाएगा और हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव में भी 3 लिखा जाएगा और हमारे जो मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी है इसमें भी 3 लिखा जाएगा। और इसमें भी इसने बता दिया है कि 4 दफ़ा मीटिंग हुई है। तो हमें अब यहाँ पर है ना इसने बता दिया है कि हमारी इस बारी ऑडिटर कौन है, हफीज़ उल्लाह।
तो हमें ये कैसे पता, कभी कभार होता है कि हमारे पास एक साल की रिपोर्ट होती है, उससे पिछले साल की नहीं होती, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पिछले साल हमारा ऑडिटर कौन रहा है। तो यहाँ पर है ना, इसलिए ये खुद ही बताएगा कि हमारे किसी है ना उसने है ना छोड़ दी है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन है ना कंपनी की यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है कि उसने, मैंने खुद अभी पढ़ा था, तो उसने लिखा हुआ है कि हमारे उस ऑडिटर ने ना हमारी कंपनी छोड़ दी है, तो हमने नया ऑडिटर है ना चूज़ किया है। ये देखो जहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है ना, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि हैदर शम्सी एंड को ने हमारे ऑडिटर बनना छोड़ दिया है, इसलिए हमने किसको अपॉइंट कर दिया है, हफीज़ुल्लाह कंपनी को। ठीक है, तो ये पूरा हमें डेटा उसका यहाँ पर पुट करना है। फिर उसने अगले साल दोबारा से चेंज कर दिया क्योंकि हफीज़ुल्लाह कंपनी ने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, उसने ये पूरा रिपोर्ट में बताया हुआ होता है। अब ये देखो यहाँ ये चेंज हम क्यों ज़रूरी है हमारा पढ़ना, क्योंकि हर सारी बारी चेंज होता है। देखो ना 12 में 3 मेंबर थे, 2 नॉन एग्जीक्यूटिव थे, फिर तीसरे 2013 में 3 नॉन एग्जेक्टिव थे और तीनों ही मेंबर्स ऑडिट कमेटी के थे। फिर हमारा हो गया कि 2020 में क्या हुआ, 4 मेंबर्स हो गए ऑडिट कमेटी के, जिसके अंदर से 2 नॉन एग्जेक्टिव हो गए और हमारा चेयरमैन इंडिपेंडेंट हो गया, और मीटिंग्स 4। तो ये बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना कि हमारा क्या क्या कौन कौन सा और है। फिर ऐसे डेटा आहिस्ता आहिस्ता पुट करना है।